ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। वास्तव में अच्छा समाज वह नहीं जिसके अधिकतर सदस्य अच्छे हैं, बल्कि वह है जो अपने बुरे सदस्यों को प्रेम के साथ अच्छा बनाने में सतत प्रयत्नशील है। ये किसने कहा है? W.H. Auden ने कहा है। नए नियमों के दायरे में कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान ने आज जिस तरह व्यवसाय का रूप ले लिया वह चिंता का विषय है। मगर अब केंद्र सरकार किराए की कोख के नाम पर चल रहे कारोबार पर अंकुश लगाने जा रही है और इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि किराए की कोख उपलब्ध कराने के नाम पर चल रही मनमानी पर लगाम लगेगी। दरअसल सरोगेसी सेंटरों में काफी समय से चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने इसमें पंजीयन और संचालन नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत इन केंद्रों को नियंत्रित किया जाएगा। अब किराए की कोख के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे और इनकी कड़ी निगरानी होगी। कागजी आवेदन करने की सुविधा प्रतिबंधित कर दी गई है। सरोगेसी क्लिनिक जरूरतमंद लोगों को इतनी सहजता से यह सुविधा नहीं दे सकेंगे। केंद्र सरकार ने नए नियमों की सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि कोख जो गर्भ होता है ना, ये भी आप देखते किराए से मिलने लगा। वहाँ बच्चा पालने के लिए एक तरह से 9 महीने रखा जाता है, फिर आप देखते हैं कि वो महिला जन्म देती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं रहता है। वो समझ रहे हैं आप? किराए की कोख के कानून में परिवर्तन इसके बढ़ते व्यापार पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। अब केवल निसंतान दंपति जो बच्चे पैदा करने में शारीरिक रूप से अक्षम है, वे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। इस सुविधा को कानूनी भाषा में अल्ट्रिस्टिक सर्जरी सरोगेसी कहा जाता है। भारत दुनिया भर के दंपतियों के लिए किराए की कोख का एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल जो सुविधा वास्तविक जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी, वह अमीर दंपतियों के लिए शौक में बदलती जा रही है। सूचना तकनीक के विस्तार के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें किराए पर कोख दिए जाने का व्यवसाय भी शामिल है। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक प्रसूति पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। यह तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या 35 से 50% बढ़ गई है और इसी अनुपात में कृत्रिम गर्भाधान के नाम पर जालसाजी बढ़ी है। हैदराबाद में ऐसा गिरोह पकड़ा गया जो 2 लाख से 4 लाख रुपए में कोख किराए पर लेकर उसे 30 लाख रुपए तक में बेच देता था। यहां तक कि विदेश से भी शुक्राणु दानदाता लाए गए, यानी देश के बाहर भी बच्चे बेचे गए। हालांकि वर्ष 2025 में सरकार ने शुक्राणु दाता नियमों में बदलाव किया था, लेकिन कारोबारियों ने नियमों की अनदेखी की और नाबालिग और अविवाहित लड़कियों की कोख का भी अवैध इस्तेमाल किया गया। भारत में कोख किराए पर लेने का खर्च 10 से 25 लाख रुपए है, जबकि विदेश में 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक है। इसलिए सरोगेसी क्लिनिक में किराए की कोख अवैध कारोबार का बड़ा धंधा बनती जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु में अनेक मामले सामने आए जिनमें ठगी की गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा। इसके पहले 2025 में समलैंगिक युगलों को किराए की कोख के जरिए माता पिता बनने का अधिकार देने से मना कर दिया गया था। अब ऑनलाइन जानकारी होने से निगरानी तंत्र के पास कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के संचालन और नवीनीकरण संबंधी जानकारी हर वक्त सामने होगी और इससे अनियमितताओं को आसानी से चिन्हित कर लिया जाएगा। क्लिनिक के पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं और इसकी भी पुख्ता जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी कमी पाए जाने पर संस्था को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। और आप देखिए, इन केंद्रों में कर्मचारियों से लेकर और बच्चों के जन्म तक की जानकारी मिलती रहेगी। सरकार इन नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी। वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है जब कानून के अनुसार
अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भ धारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो, यानी इस स्थिति में वैवाहिक जोड़ा किराए की कोख की मदद ले सकता है। कानून के अनुसार यह भी बाध्यकारी शर्त है कि किराए की कोख देने वाली महिला एक तो विवाहित होनी चाहिए और दूसरे कम से कम उसका एक बच्चा भी हो। पति की आयु 26 से 55 वर्ष और पत्नी की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भारत में किराए की कोख का कारोबार अरबों डॉलर का हो गया है, लेकिन यह धंधा अंततः स्त्री की कोख पर टिका है। ठीक उसी तरह जिस तरह उदारवादी अर्थव्यवस्था पे प्रकृति के गर्भ में समाई खनिज संपदाओं के दोहन पर टिकी है और इस व्यवसाय की कीमत उन महिलाओं को चुकानी पड़ी है जिन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर हाल में धन की जरूरत रहती है। इसलिए वर्ष 2016 में प्रजनन सहायक तकनीक विधेयक लाकर केंद्र सरकार ने इस गोरख धंधे पर लगाम लगाने की पहल कर दी थी, मगर इस कानून से उन्हें परेशानी है जिन्होंने स्त्री की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी कोख को बाजार के हवाले कर दिया। यह भी दलील दे रहे हैं कि कठोर कानून से विदेशी मुद्रा का आगमन रुक जाएगा। गौरतलब है कि जैविक माता पिता की शुक्राणु और अंडाणु को परखनली में निषेचित करने के बाद जब भ्रूण पनप जाता है तब उसे अन्य स्त्री की कोख में प्रत्यारोपित किया जाता है। गर्भाधान का यह तरीका अपनाया जाता है, मगर इसका शरीर पर विपरीत असर पड़ता है। इसके गर्भपात होने की 80% आशंका रहती है और ऐसी 90% प्रसूति शल्य क्रिया के जरिए होती है। ऐसे में महिला की जान का जोखिम भी बना रहता है। कोख किराए पर देने वाली महिला का ना तो कोई बीमा होता है और ना ही उसके बच्चों की कोई गारंटी लेता था। और इस संदर्भ में यह भी बड़ा सवाल था कि जैविक अभिभावक यदि जन्मे बच्चे को छोड़कर भाग जाते तो उसका पालन पोषण की जवाबदेही किसके होगी। यदि नवजात शिशु विकलांग या ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ पैदा होता और जैविक माता पिता उसे लेने से इनकार कर देते तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। और इस बाबत एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन ने कुछ चौंकाने वाले सवाल भी उठाए थे। खासतौर से विदेशी धनवान जब किराए की कोख से संतान पाने के इच्छुक होते हैं तो वे भारत आकर एक साथ कई महिलाओं को गर्भधारण करा देते हैं और इनमें से कुछ महिलाओं में यह प्रयोग सफल हो जाता है तो वे किसी एक महिला को छोड़ बाकी सबका गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात कराने गई महिलाओं को कोई धन भी नहीं दिया जाता है और अप्रवासी भारतीयों में किराए की कोख की मांग बहुत ज्यादा रही है और इससे भारत में किराए की कोख की मांग बढ़ रही थी। और इस लिहाज से देखें तो किराए की कोख का सख्ती से नियमन जरूरी था। देर से ही सही, लेकिन सही दिशा में कदम उठाया गया है और देखिए अच्छे के लिए लाया गया था कि कम से कम आप देखिए जिन माता पिता के बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो माँ बाप बनना चाह रहे हैं, तो वो अपने किसी परिचित में से ले सकते हैं किराए की कोख और उसमें अपने बच्चे को जन्म दिला सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इसका दुरुपयोग भी होने लगा। क्या होने लगा? दुरुपयोग होने लग गया और ये आप देखते हैं कि गोरख धंधा भी बन गया एक तरह से। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं। समय के समानांतर मनुष्य के जीवन की एक अजीब विडंबना है कि वह जिस समय को सबसे अधिक मूल्यवान मानता है उसी समय को सबसे अधिक खो देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन तब बेहतर होगा जब कोई विशेष परिस्थिति आएगी, कोई लक्ष्य पूरा होगा या कोई बड़ी उपलब्धि हमारे हिस्से में आएगी। इसी प्रतीक्षा में वह समय निकल जाता है जो वास्तव में हमारे पास था। जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है, लेकिन हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में भटकता रहता है। अतीत का अपना महत्व है, वह हमें अनुभव देता है, हमारी गलतियों से परिचित कराता है और आगे बढ़ने की समझ विकसित करता है। इसी तरह भविष्य के लिए योजना बनाना भी आवश्यक है और क्योंकि वही हमें दिशा देता है। समस्या तब पैदा होती है जब अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता वर्तमान की सुंदरता को ढकने लगती है। तब हमारे पास जीवन तो होता है लेकिन उसे महसूस करने का समय नहीं होता है। बचपन में मनुष्य वर्तमान को स्वाभाविक रूप से जीता है। छोटी सी खुशी भी उसी समय जीवन का बड़ा उत्सव लगती है। बारिश की बूंदें, दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के साथ बिताया गया समय या किसी छोटी उपलब्धि पर मिली प्रशंसा मन को प्रसन्न कर देती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं और मनुष्य भविष्य की योजनाओं तथा चिंताओं में अधिक उलझने लगता है। धीरे धीरे वह उस सहजता को खो देता है जिससे जीवन का वास्तविक आनंद छिपा होता है। आज तेज गति का दौर है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। बेहतर करियर, अधिक सुविधाएं, सामाजिक पहचान और आर्थिक सुरक्षा की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश में वर्तमान की उपेक्षित हो जाता है। हम उस कल के लिए आज को टालते रहते हैं।
जो आने के बाद फिर एक नया कल बन जाएगा। आधुनिक जीवन ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया। तकनीक ने हमारी दुनिया को सुविधाजनक बनाया, लेकिन साथ ही हमारा ध्यान भी कई दिशाओं में बांट दिया। हम हर समय किसी न किसी सूचना, संदेश या गतिविधि से जुड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर से कई बार यह अनुभव होता है कि हम अपने ही जीवन से जुड़ नहीं पा रहे हैं। कई बार परिवार के लोग एक ही स्थान पर बैठे होते हैं, लेकिन सब अपने अपने डिजिटल संसार में व्यस्त होते हैं। हम किसी सुंदर क्षण को कैमरे में कैद करने की चिंता तो करते हैं, लेकिन उस क्षण को मन में उतारना भूल जाते हैं। जीवन की वास्तविक अनुभूति तस्वीरों में नहीं, बल्कि उस पल को पूरी संवेदना के साथ जीने में होती है। वर्तमान में उपस्थित रहना किसी विशेष परिस्थिति या सुविधा का नाम नहीं है। इसके लिए किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती है। यह जीवन के साधारण क्षणों को महत्व देने की समझ है। सुबह की शांति, किसी अपने का स्नेह, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या अपनी छोटी सी सफलता पर संतोष महसूस करना, यही वे पल हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अक्सर मनुष्य यह मान लेता है कि खुशी किसी भविष्य की मंजिल पर उसका इंतजार कर रही है। वह सोचता है कि जब सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब वह चैन से जी पाएगा। जीवन का अनुभव बताता है कि समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वर्तमान को जीने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़ दे या फिर अपने दायित्वों से मुक्त हो जाए। बस जो हो समय हमारे सामने है उससे पूरी सजगता के साथ जिया जाए। जो व्यक्ति आज को बेहतर बनाता है वही अपने आने वाले समय की नींव मजबूत करता है। कई बार हम अपने प्रिय लोगों के साथ होते हुए भी पुराने दुखों या फिर आने वाली चिंताओं में उलझे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि सामने मौजूद प्रेम और अपनापन हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। रिश्ते केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे को समय देने और समझने से मजबूत होते हैं। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह लौट कर नहीं आता। जो क्षण आज हमारे पास है वो कल केवल स्मृतियां बन जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में उपस्थित लोगों और परिस्थितियों का मूल समय रहते समझें। कई बार हमें किसी चीज की वास्तविक कीमत उसके दूर चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब केवल पछतावा शेष रह जाता है। और अब यह विचार भी आवश्यक है कि विकास केवल अधिक सुविधाएं जुटाने का नाम नहीं है। जीवन की गुणवत्ता इस बात से भी तय होती है कि हम अपने अनुभवों को कितनी गहराई से महसूस करते हैं। और साधनों की वृद्धि के साथ अगर मनुष्य भीतर से असंतुष्ट और अनुपस्थित होता जा रहा है तो उसे अपने जीवन जीने के तरीके पर विचार करना होगा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी कमी समय की नहीं बल्कि ध्यान की होती है। हमारे पास वही 24 घंटे होते हैं जो संसार के हर व्यक्ति के पास है। अंतर केवल इतना होता है कि हम उन्हें किस प्रकार जीते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान के प्रति सजग होता है वह सीमित परिस्थितियों में भी संतोष अर्थ खोज लेता है। आखिर जीवन कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने के बाद हम जीना शुरू करेंगे। जीवन तो हर दिन हर क्षण हमारे सामने खुलता रहता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उसे देखने, समझने और महसूस करने के लिए स्वयं को तैयार करें। जरूरी है कि हम वर्तमान को केवल गुजारें नहीं बल्कि उसे पूरी सजगता, संवेदन और कृतज्ञता के साथ जिए। शायद यही जीवन को समझने की सबसे बड़ी कला है। क्या है? कला है। ये आप देखें, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं। पढ़ना हुआ तो करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हुआ करे तो छोड़ सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ये आप देखेंगे कि लोकतंत्र की जगह यह एक आदर्श स्थिति है कि देश की संसद में विधायी कामकाज सामान्य तरीके से पूरा हो और इसे सुनिश्चित करने की जितनी जिम्मेदारी विपक्षी दलों की है उससे ज्यादा बड़ा दायित्व खुद सरकार का है। वह विवादित मुद्दों पर संवाद के जरिए आम राय बनाकर सदन का काम सुचारू रूप से पूरा होने की स्थितियां निर्मित करें। अभी मानसून सत्र चल रहा है ना, खूब हंगामा भी हो रहा है और मैं कहता हूं ना कि कोई सार्थक चर्चा नहीं होती है और हमारा आपका पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये भी देखने को मिलता है। और इस समय वैसे मुद्दे भी शामिल हैं जो देश में किन्हीं वजहों से अचानक खड़े हो गए जाते हैं और जनता की ओर से उन पर सरकार से जवाब की उम्मीद या मांग की जाती है। विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि वे जनता की नुमाइंदगी करते हुए उनकी आवाज, उनके मुद्दों को संसद में उठाएं, सरकार से जवाब मांगें। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि सरकार को इस तरह की स्थितियों में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपनी ओर से पहलकदमी करना कोई गैर महत्व की बात लगता है। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ता है। सवाल है कि देश की संसद अगर जनता के मुद्दों पर विचार और बहस के जरिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं तो आखिर किस लिए?
गौरतलब है कि मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई इसलिए स्थगित कर दी गई कि विपक्षी दल सरकार से इस पर जवाब चाहते थे कि एक दिन पहले दिल्ली में संसद मार्च के आह्वान के तहत जुटे युवाओं पर जिस तरह की पुलिस कार्रवाई देखी गई उसकी जिम्मेदारी तय हो, मगर इसके बजाय दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए हंगामे की वजह से कार्रवाई स्थगित कर दी गई। स्वाभाविक ही विपक्षी दलों को यह आरोप लगाने का मौका मिला कि हम पुलिस के अत्याचार प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने, उनके घायल होने के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने तथा गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने चर्चा का अवसर नहीं दिया, हमारा मुंह बंद करा दिया। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की ओर से अगर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विडंबना है कि ना तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करके कोई हल निकालने की कोशिश की गई और न ही संसद में इस मसले पर बहस के लिए सकारात्मक माहौल निर्मित किया जा रहा है। सवाल है कि अगर सरकार को बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालना प्राथमिक जरूरी नहीं लग रहा है तो उसकी नज़र में इसका क्या समाधान है। विपक्षी दल भी आम नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वे एक ज्वलंत मुद्दे पर बहस चाहते हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो इससे संवाद के रास्ते ही एक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद संसद में बाकी विधायी कामकाज भी सहजता के साथ निपटाए जा सकते हैं, मगर पिछले कुछ समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ज्यादातर मुद्दों पर मत भिन्नता सीधे टकराव का शकल लेने लगी है और सबसे आसान उपाय सदन को स्थगित करना मान लिया जाता है। क्या यह समस्याओं का हल तलाशने और जन भावनाओं को तुष्ट करने का कोई आदर्श उपाय हो सकता है? दोनों सदनों की कार्रवाई पर हर रोज करोड़ों रुपए का खर्च आता है। संसद की उपयोगिता का आधार लोकतांत्रिक संवाद ही है। अगर संवाद की जगह सिकुड़ेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि देश की वास्तविक शक्ति लोकतंत्र में ही निहित है। सुरक्षा की फिक्र। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग बेहतर रोजगार के लिए विदेश जाते हैं, वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं और इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी क्या मजबूती मिलती है। मगर सवाल है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और यूक्रेन के तट से रवाना हो रहे गिनी बिसाऊ के ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हाल ही में हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत की घटना से यह सवाल एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। इससे पहले हॉर्मुज जलमार्ग में तेल के एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की घटना पर नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन क्या इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी? जाहिर है कि भारत को ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पीड़ित परिवारों को भी हर संभव सहायता मुहैया कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि बीते 19 जुलाई की शाम को MV गोल्डन लियो नामक वाणिज्यिक जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय हमला हुआ। उस वक्त जहाज पर चालक दल के 17 सदस्य सवार थे, जिनमें 4 भारतीय समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि यह हमला रूसी सेना की ओर से किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय नाविकों की मौत का यह पहला मामला है, मगर सवाल है कि युद्ध के नियमों के विपरीत किसी आसन्न जहाज को निशाना क्यों बनाया गया, जबकि उस पर झंडा भी किसी तीसरे देश का लगा हुआ था। दूसरा, भारत सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अपने देश के नागरिकों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध के प्रभाव वाले क्षेत्रों से कैसे दूर रखा जाए। साथ ही इस तरह के हमलों में पीड़ित परिवारों की मदद और मृतकों के शीघ्र स्वदेश लाने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाना चाहिए। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, दक्षिण कोरिया, जापान, ये रूस है, यूक्रेन है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, और यहाँ जाएंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन DC इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।